नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक्सपोर्ट डायरेक्टर ने कहा है कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का जो प्रीलिमिनरी डिजाइन फेज है वो पूरा हो चुका है। अब इस मिसाइल का आकार यानी कि जो शेप है उसे फाइनलाइज किया जा रहा है और अब ब्रह्मोस एरोस्पेस का ध्यान इस मिसाइल के प्रोडक्शन फेज पर होगा। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट 2024 से किया जाएगा और दिसंबर 2025 तक इसे इंटीग्रेशन के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ अब पूरी तरीके से तैयार है लाइट टैंक में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लगाने के लिए और ये जो टैंक है वो अगस्त में रोल आउट होगा और कहा जा रहा है कि इसे तुरंत लद्दाख भेजा जाएगा जहां इसके इंटरनल ट्रायल शुरू होंगे। आपको बता दें कि 4 किलोमीटर रेंज वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट हो चुका है और ये अपनी परफॉर्मेंस को साबित भी कर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लग जाने के बाद इस लाइट टैंक की जो फायर पावर है वो बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने कई बार अलग अलग देशों में युद्धाभ्यास करते हुए अपनी ताकत को जाहिर किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना को अगले साल फरवरी में LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी मिलने की उम्मीद है। तेजस के नए संस्करण में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और कई तरीके के हथियार लगे होंगे। तेजस फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना में सेवा करते हुए 7 साल पूरे कर लिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में तेजस विमान के नए संस्करण भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। यही दोस्तों तेजस विमान को खरीदने के लिए अब कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं जिनमें मिस्र, अर्जेंटीना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि LCA तेजस मार्क 1A में अत्याधुनिक सेंसर, रडार सिस्टम, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगाए गए हैं। तेजस का नया संस्करण लंबी दूरी से टारगेट को दागने में सक्षम होगा। इसमें कई तरीके के हथियार स्वदेशी मूल के होंगे। यही नहीं, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विमान की डिलीवरी फरवरी 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन सौदे को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था और विपक्ष अब इस खरीद समझौते की पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत के लिए MQ-9B पीरियडेड UV ड्रोन की उन अन्य देशों की कीमत से 27% कम कीमत है जिन्हें की भारत अमेरिका से खरीद रहा है। यानी आगे ये भी कहा गया है कि भारत अगर अतिरिक्त उपकरण की मांग नहीं करता तो बातचीत के दौरान इसकी कीमत और नीचे आ सकती है। फिलहाल एक ड्रोन की कीमत $99 मिलियन तक मानी जा रही है जो ब्रिटेन, UAE, मोरक्को जैसे देशों को दिए जाने वाली कीमत के मुकाबले काफी कम है। यही नहीं, आगे ये भी कहा गया है कि जब कीमत पर बातचीत शुरू होगी तो इसकी कीमतें और नीचे आ सकती हैं। भारतीय अधिकारी ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इस उन्नत ड्रोन की खरीद से भारत की रक्षा क्षमता में होने वाली बढ़ोतरी से कुछ देश परेशान होंगे और वो नहीं चाहेंगे कि ये सौदा हो। बहरहाल दोनों देशों के बीच पूरा समझौता और सौदा होने के बाद भारत 11 ड्रोन तत्काल खरीदेगा और बाकी का निर्माण भारत में होगा। साथ ही भारतीय अधिकारी ने बताया कि यह सौदा अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत हो रहा है जिसमें केवल मित्र देशों को ही ये सुविधाएं दी जाती है। इस सौदे में अमेरिकी सरकार कोई मुनाफा नहीं कमाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया अब एक नया PAK-DA बॉम्बर को तैयार कर रहा है जो कि एक स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। ब्रिटेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस 5वीं पीढ़ी के PAK-DA बमवर्षक यानी कि बॉम्बर के विकास के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसे EZD-80 या फिर प्रोडक्ट 80 भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि PAK-DA प्रोटोटाइप अमेरिकी B-2 बमवर्षक जैसा दिखेगा। दरअसल वर्तमान में रशिया अपने रणनीतिक बमवर्षक और मिसाइल कैरियर पर निर्भर है जिनमें कि Tu-95, Tu-22, Tu-160 और Su-34 है। हालांकि PAK-DA एक नई पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर होगा। PAK-DA 2025 में अपनी उड़ान भरेगा जिसका मुख्य लाभ इसकी स्टेल्थ तकनीक है। भविष्य के रूसी स्टेल्थ बॉम्बर EZD-80 के कुछ विवरण पहले भी सामने आ चुके हैं। इसमें सबसोनिक स्पीड, 2 इंजन और 15,000 किलोमीटर तक की रेंज होगी। रूसी मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक PAK-DA यानी कि EZD-80 हथियारों के मामले में अमेरिकी समकक्ष से आगे निकल जाएगा, खास करके हाइपरसोनिक हथियारों के विकास के क्षेत्र में जहां रशिया ने एक अच्छी प्रगति की है। PAK-DA बमवर्षक में पारंपरिक और परमाणु दोनों विकल्पों सहित विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियों को ले जाने का अनुमान है। यही दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल तो इस रशियन बॉम्बर की जो हथियारों की विशेषताएं हैं उन्हें गुप्त रखा गया है। इसे कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य दुश्मन के रडार सिस्टम से बचना है जिससे ये दुश्मन के इलाके में गहराई से प्रवेश कर सके और पता लगाने या फिर न्यूनतम जोखिम के साथ अपना पेलोड वहां पर गिरा सकेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दोस्तों, भारत की मेजबानी में होने वाले संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें। इस बीच खबर ये आ रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शी जिनपिंग वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग 4 जुलाई को बीजिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके लिए वो भारत नहीं आएंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही चीनी राष्ट्रपति कई मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। आपको बता दें कि भारत की मेजबानी में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की भागीदारी के बारे में ये पहली आधिकारिक घोषणा है। दरअसल आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है और रिश्तों में काफी तनाव है। इसी वजह से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ की बैठक में शामिल होने से बच रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ की एक आलोचना की जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि तापस यूएवी के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में चाइना का सीसीटीवी कैमरे का उन्होंने इस्तेमाल किया और अब इससे भारत की टेंशनें काफी बढ़ गई हैं। तापस यूएवी जिसने हाल ही में अपने विकासात्मक परीक्षण पूरे किए हैं, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में चाइना के सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किए जाने से अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि इससे हमारा जो डेटा की गोपनीयता है वो उजागर हो सकती है और ये साइबर सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इनके जरिए चाइना तक जानकारी आसानी से पहुंच सकती है। वहीं जो आलोचक हैं उन्होंने कहा कि डीआरडीओ अभी भी अपने कुछ सिस्टमों पर पुराने विंडोज 7 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है और विंडोज 7 के लिए आधिकारिक जो सपोर्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट था वो 2020 में खत्म हो गए थे। मतलब साफ है कि माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज 7 के लिए सुरक्षा अपडेट, बग फिक्स या फिर तकनीकी सहायता प्रदान नहीं करता। बिना पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जारी रखना नियमित अपडेटेड कंप्यूटर सिस्टम को संभावित सुरक्षा जोखिमों और नए सॉफ्टवेयर और नए हार्डवेयर के साथ समस्याओं के संपर्क में लाता है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी टेंशन वाकई में है कि किस तरीके से अभी भी डीआरडीओ में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में चाइना के सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमारी जानकारी वहां तक सीधे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कंप्यूटर्स भी अपडेटेड नहीं है जो कि बग फिक्स कर सकें या कोई तकनीकी समस्या आए। तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन है भारत के लिए। इसके लिए जल्द से जल्द अगर उपाय ना किए जाए तो बहुत बड़ी टेंशन भारत के लिए हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपका कोई तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।